नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के अपडेट लेके आया हूँ और मुझे बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट्स किया कि सर ऐसे कुछ कंपनीज़ के बारे में डिस्कशन करिए जिस कंपनी के ऊपर हम लोग स्टडी कर सकें और जिस कंपनी का मार्केट कैप अभी भी स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। तो देखिए बहुत सारे कैटेगरीज़ के कंपनी होते हैं, जैसे लार्ज कैप टाइप, मिड कैप टाइप, स्मॉल कैप टाइप, माइक्रो कैप टाइप और नैनो कैप टाइप। तो इतनी सारे कैटेगरीज़ का कंपनी होते हैं। तो हमेशा आपको एक चीज़ को याद रखना है, लार्ज कैप टाइप जो कंपनी होते हैं, उनमें रिस्क कम होते हैं और मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप ये सारे कंपनीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्क होते हैं और जहाँ पे रिस्क है, वहाँ पे रिटर्न मिलने का चांसेस भी बहुत ज़्यादा है। तो इसी से जुड़े हुए देखिए विजय किडे जी, साथ ही साथ देखा जाए तो उम, मुकुल अग्रवाल जी, साथ ही साथ देखा जाए तो आशीष कचुला जी, ये सारे व्यक्ति मल्टीबैगर जो रिटर्न कमाए हैं, वो सब देखा जाए तो स्मॉल कैप एंड माइक्रो कैप टाइप कंपनी के ऊपर। तो उनका कहना है, अगर आपको कंपनी के बारे में जानकारी सही पे मिले और कंपनी के ऊपर अगर आपको भरोसा है, तो आज नहीं तो वो कल आपको मल्टीबैगर रिटर्न वो ज़रूर दे पाएँगे। तो कहने का मतलब है कि आपको कंपनी के ऊपर जानकारी अच्छा खासा होना चाहिए। ऐसे नहीं कि शेयर भागते जा रहे हैं और उसके ऊपर आप टॉप लेवल में बाय कर लेंगे, तो ऐसे बिल्कुल मत करिए। आपको हमेशा स्मॉल कैप, मिड कैप टाइप कंपनी के ऊपर किस तरीके से काम करना है, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूँ। और प्लीज़ इस वीडियो को एज़ ए एजुकेशन पर्पस में ही लेना। कोई भी मेरे तरफ से किसी भी स्टॉक के बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। सारे डेटा मैं जो दिखाऊँगा, वो एजुकेशन पर्पस में है। किसी भी कंपनीज़ के ऊपर काम करना है, तो आपके रिस्क के हिसाब से ज़रूर करिएगा। तो चलो, अभी देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ, वो एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। उसका नाम है डायनामिक केबल्स लिमिटेड। तो डायनामिक केबल्स लिमिटेड जो देखिए एक केबल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। देखिए केबल्स का जो प्रोडक्ट है, इसका डिमांड आज इतना है, फ्यूचर में और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है। क्योंकि देखिए, आज आप सभी जानते हैं टाटा कम्युनिकेशन। तो टाटा कम्युनिकेशन ऑल ओवर ग्लोबल मार्केट में जो फाइबर केबल्स है, जो टेलीकॉम नेटवर्क्स है, उस सेक्टर को जोड़ के रखा है और वो भी ग्लोबली मार्केट में। तो उसके लिए कितने कितने लाखों किलोमीटर्स वो केबल्स को बिछा चुके हैं और वो भी समुद्र के नीचे से। तो सोचिए, तो केबल्स का डिमांड इसी के कारण की वजह से कंटिन्यूअसली बढ़ते जाएँगे। क्योंकि केबल्स का सिर्फ यूज़ नेटवर्क के ऊपर नहीं है। आप देखेंगे तो ईवी कन्वर्टर जो केबल्स है, एमवी कन्वर्टर जो केबल है, उसके साथ साथ एलवी रेलवे सिग्नलिंग जो केबल्स है, उसके ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। साथ ही साथ कंपनी एचवी पावर्स केबल के ऊपर भी काम करते हैं। तो कंपनी का अलग अलग कैटेगरीज के केबल्स कंपनी है। सबसे बड़ी बात है कंपनी का आप बिजनेस मॉडल्स देखिए, अलग अलग कंट्रीज के ऊपर वो छा चुके हैं। जहाँ पे आप देखेंगे तो कंपनी कितने सारे कंट्रीज को कंपनी प्रोडक्ट को बेचते रहते हैं। तो कितने सारे कंट्रीज का मतलब आप देखेंगे तो जहाँ पे यूएस भी है, साथ ही साथ यूएस, ब्राजील, अर्जेंटीना, चिली, पेरू, उसके साथ साथ आप अफ्रीकन कंट्रीज भी है। उसके साथ साथ आप देखेंगे तो अफगानिस्तान, इजिप्टी, उसके साथ साथ आप देखेंगे तो सीरिया के ऊपर भी माल बेचते हैं। नेपाल है, बांग्लादेश, श्रीलंका, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया, इस तरीके से अलग अलग कंट्रीज के ऊपर कंपनी प्रोडक्ट को बेचते रहते हैं। तो सोचिए कंपनी का कितना स्टेबिलिटी है और कंपनी का प्रोडक्ट का लिस्ट भी देखेंगे तो लंबा सा लिस्ट मिलेगा, जहाँ पे डोमेस्टिक केबल्स भी है और इंटरनेशनल कैटेगरीज के केबल्स भी है। अगर इस सारे केबल्स को एक साथ देखा जाए तो कंपनी हर कैटेगरीज टाइप के केबल्स बनाते हैं। तो इंटरनेशनल लेवल का भी कंपनी का प्रोडक्ट अलग लेवल का है। तो कंपनी का बिजनेस मॉडल आपको समझ समझ में आ चुके हैं। अभी कंपनी का एक्सपीरियंस दिखा देता हूँ। कंपनी का 35 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। कंपनी करीबन 250 से भी ज़्यादा डोमेस्टिक केबल बेस प्रोडक्ट बनाते हैं और कंपनी का 100 से भी ज़्यादा ओवरसीज़ क्लाइंट बेसिस है और कंपनी का 600 से भी ज़्यादा कंपनी का एम्प्लॉइज़ भी है। एक स्ट्रेंथ जो है बहुत स्ट्रांग है, उसके साथ-साथ इसका क्लाइंट बेस और भी स्ट्रांग है। जैसे आप क्लाइंट बेस देखेंगे तो इंडियन गवर्नमेंट जो क्लाइंट्स हैं, जैसे पावर ग्रिड है, वेल है, एनटीपीसी, साथ ही साथ महावी इसका क्लाइंट्स है, केएसईबी, उसके साथ-साथ इलेक्ट्रिसिटी जितने सारे बोर्ड्स हैं, वो सारे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के ऊपर भी कंपनी प्रोडक्ट को बेचते रहते हैं। तो इंटरनेशनल जो गवर्नमेंट्स हैं, वो भी आप देख सकते हैं कितने सारे इंटरनेशनल गवर्नमेंट इसके साथ जुड़े हुए हैं। और जो प्राइवेट क्लाइंट्स हैं, वो भी देखेंगे तो एनपीसीएल, बजाज भी इसका क्लाइंट्स है, एल&टी भी इसका है, अशोका ये भी इसका क्लाइंट्स है। साथ ही साथ जैगुआर, आप सभी जानते हैं जो जैगुआर लैंड रोवर जो टाटा ग्रुप की कंपनी है, उसके ऊपर भी है। उसके साथ साथ महिंद्रा भी इसका कस्टमर है, एनसीसी,
साथ ही साथ मतलब बीएससीज भी इसके कस्टमर्स है, अदानी भी इसका कस्टमर है, टाटा पावर इसका कस्टमर है। तो कस्टमर का लंबा लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगा। तो यही लिए मैं बार-बार बोलता हूँ इस कंपनी की जो स्टेबिलिटी है, वो मुझे लगता है फ्यूचर में अच्छा खासा ग्रोथ देने का कैपेबिलिटी रखते हैं। बाकी देखिए इस कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले मैं चर्चा करूँगा कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में, जहाँ पे कंपनीज़ की सबसे पहले आपको रेवेन्यूज़ के बारे में चर्चा करूँगा। देखिए रेवेन्यूज़ कोविड के टाइम में कम हो गया था, 500 साढ़े 500 करोड़ से घट के हो चुके थे 300 साढ़े 300 करोड़। उसके बाद देखिए फिर से खड़ा हो पाए और आज साढ़े 600 करोड़ तक पहुँच चुके हैं। उसके साथ-साथ कंपनी का जो प्रॉफिट है, वो भी कम हुआ था और आज टॉप लेवल में है, करीबन 31 करोड़ के आसपास। नेटवर्क भी कंपनी को लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले, 91 करोड़ से बढ़ के हो चुके हैं 177 करोड़ के आसपास। तो अलग लेवल का ग्रोथ देखने को मिला है। अभी यही चीज़ को मैं कंपनीज़ के डिटेल्स के बारे में बात करूँ, तो मार्केट कैप बड़ा है, सॉरी मार्केट कैप अभी भी बहुत छोटा है, 1000 करोड़ भी क्रॉस ओवर नहीं किया। तो कितनी छोटी कंपनी आप देख सकते हैं, मगर कंपनी का वैल्यूएशन सस्ते में है, आरओसी, आरओई बेस्ड है, इनकम भी है, हाथ में कैश भी है, उसके साथ-साथ डेप्थ देखा जाए तो ठीक-ठाक ही है। माना जाता है कि 1% के नीचे डेप्थ है तो ठीक ही है। प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी अच्छा खासा है। अभी बैलेंस शीट के बारे में बात करूँ तो कंपनी के रिजर्व लगातार बढ़ते चले गए। कंपनी कर्जा भी उठाया क्योंकि बिजनेस को बड़ा करने के लिए कर्जा कंपनी उठाया है। कंपनी का फिक्स्ड एसेट भी लगातार बढ़ते चले गए। तो ये सारे पॉइंट्स कंपनी के पॉजिटिविटी देखने को मिलेगा। और कंपनी कर्जा क्यों लिया? क्योंकि पहली बात कंपनी के 121 करोड़ जिससे वो रॉ मटेरियल्स खरीदारी की है उसको पेमेंट करना बाकी है। और कंपनी इस बार प्रोजेक्ट कितना मिला? कंपनी का जो टेंडर मिला 206 करोड़। तो अब देखेंगे 206 करोड़ और यहाँ पे कितना है 121 करोड़। तो 206 करोड़ के साथ 121 करोड़ अगर जोड़ दिया जाए तो करीबन 300 मतलब 26 करोड़ के आसपास देखने को मिलेगा। तो 326 करोड़ के आसपास कंपनी का टोटल क्या प्रॉफिट हुआ था? बिल्कुल नहीं। तो कंपनी के पास सिर्फ प्रॉफिट था 33 करोड़ के आसपास। तो इसीलिए कंपनी क्या किया? पैसा मार्केट से उठाया। तो कंपनी का देखिए किस तरीके से धमाका रिटर्न दिया। 1 साल, 3 साल, 5 साल में अलग लेवल का प्रॉफिटेबिलिटी, ग्रोथ भी हुआ और रिटर्न भी जनरेट करके दिया। अभी कंपनी के चार्ट पैटर्न्स के बारे में आपके साथ शेयर करूँ, तो उससे पहले कंपनीज़ के चार्ट पैटर्न देखेंगे तो कंपनी में उतना खास ग्रोथ अभी तक नहीं हुआ। तो कंपनी जब से स्टार्ट हुआ तब से लेकर कंपनी देखा जाए तो सिर्फ के सिर्फ 350% के आसपास रिटर्न दिया। तो एक मल्टीबैगर रिटर्न देने के लिए कैपेबिलिटी भी रखते हैं। तो जब भी इस कंपनी के ऊपर कुछ करेक्शन लेवल मिले और तब भी इस कंपनी के ऊपर कुछ डिसीजन आप लेने के लिए सोचिए। फिलहाल के लिए आप इस कंपनी के ऊपर वॉच करिए। जब आपको मौका मिले तो उसका फ़ायदा आप उठाने के लिए एक बार स्टडी करके ज़रूर काम करिए। ये ब्लाइंडली किसी की बात सुनकर, मेरी बात सुनकर भी काम मत करिए। क्योंकि हर किसी के अलग-अलग राय होते हैं। आपका भी कुछ राय है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है एनडीआर ऑटो कंपोनेंट्स लिमिटेड। देखिए एनडीआर ऑटो कंपोनेंट्स लिमिटेड जो देखा जाए तो एक ऑटो इंसिलरीज कंपनी है जो रोबोटिक के माध्यम से कंपनी नया टेक्नोलॉजी के साथ कंपनी काम करते हैं। देखिए ऑटो इंसिलरीज इंडस्ट्रीज बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है और इस कंपनी का जो प्रोडक्ट है मुझे लगता है इस प्रोडक्ट का डिमांड और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है। देखिए जितने ज़्यादा गाड़ियाँ बनेंगे उतना ही ज़्यादा सीट्स बनेंगे क्योंकि सीट्स के अलावा तो गाड़ियों में कोई बैठ नहीं सकता। तो सीट तो होगा ही, तो चाहे वो किसी भी कैटेगरीज का हो। तो सीट सीट का टोटली जो मैन्युफैक्चरिंग है तो चाहे वो फ्रंट सीट हो, चाहे वो फ्रंट सीट का फेम्स हो, रियल बैक फेम्स वो हो, साथ ही साथ फ्रंट सीट जो मतलब लेदर वगैरह हो गया, तो इस तरीके से सारे प्रोडक्ट कंपनी बनाते हैं। उसके साथ साथ जो फ्रेम हेड पाइप्स जो है वो भी कंपनी बनाते हैं। साथ ही साथ हेड पाइप्स असेंबल जो है वो भी कंपनी बनाते हैं। तो कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादातर देखा जाए तो इसका सीट्स का ही बिजनेस है। अभी इस कंपनी का कस्टमर कौन-सा है? आप देखेंगे तो मारुति सुजुकी, सुजुकी, भारत सीट लिमिटेड, साथ ही साथ टोयो सीट्स, इस तरीके से अलग-अलग कस्टमर इसके पास है। तो कंपनी की जो मार्केट कैप है, उस बेसिस में कंपनी कितना ग्रोथ करने का चांसेस है, चलो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। कंपनी का मार्केट कैप कितना है? 900 करोड़ के आसपास। छोटा-सा कंपनी है, जल्दबाजी मत करना कि सर ने इस कंपनी के ऊपर वीडियो बनाया था, चलो मैं बाय कर लूँ। देखिए बाय करना, सेल करना आपके हाथ में होना चाहिए। देखिए किसी तरीके से कभी भी मेरे तरफ से रिकमेंडेशन नहीं होता है। मैं आपको हमेशा इस सारी चीज़ों को इसीलिए शेयर करता हूँ क्योंकि इस कंपनी के बारे में जानकारी आपको ज़्यादा से ज़्यादा हो और उस बेसिस में कंपनी के ऊपर आप अच्छा खासा काम कर पाए। तो कंपनीज़ के ऊपर जो सिचुएशन है, आप उस सिचुएशन को देखेंगे तो कंपनी का जो पी रेशियो है वो देखा जाए तो कंपनी के इंडस्ट्रीज पी रेशियो से कम है। आरओसी आरओई एवरेज के आसपास है। इनकम भी कंपनी के आसपास हो रहा है।
प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी है, कर्जा भी कम है और हाथ में कैश छोटा-मोटा है। अभी कंपनी के जो रिजल्ट है उसके बारे में बात करूँ तो आप देखेंगे तो रेवेन्यूज़ कंपनी का अलग लेवल का ग्रोथ हुआ, 105 से करीबन 400 करोड़ पहुँचा सिर्फ के सिर्फ 4 सालों में। प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी 6.5 करोड़ से बढ़ के हो चुके हैं 28 करोड़ के आसपास। नेटवर्क के बारे में बात करूँ तो कंपनी के 170 करोड़ से बढ़ के हो चुके हैं 218 करोड़। तो अलग लेवल का यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला है। अभी इस कंपनी के मैं चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो देखिए कंपनी जब स्टार्ट हुआ तब इसका साल था 2020 और वो भी जुलाई मंथ, मतलब कोविड स्टार्ट हुआ उसके बाद ही कंपनी स्टार्ट हुए थे। देखिए इसका कोई फर्क कोविड में देखने को नहीं मिला। कंटिन्यूसली वो जर्नी करता रहा और कंपनी डाउन लेवल से टॉप लेवल तक देखूँ तो ऑलमोस्ट 1200% के आसपास रिटर्न दे चुके हैं। तो बहुत सारे लोग यही कमेंट करेंगे कि सर 1200% का रिटर्न दे चुके हैं, क्या और भी ग्रोथ हो सकते हैं? तो जाकर आप मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में देख लीजिए। इस कंपनी 1 लाख% से भी ज़्यादा रिटर्न दे चुके हैं। तो क्या फिर से वो रिटर्न नहीं दे पाएंगे? बिल्कुल दे पाएगा। अभी तो सिर्फ शुरुआत है। मुझे लगता है आगे चल के और भी बड़ा ग्रोथ होने का चांसेस है। तो आपके क्या राय होंगे इस कंपनी के ऊपर ज़रूर कमेंट्स करना। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं इस कंपनी के ऊपर भी आपको रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ। मेरा काम है इस सारी चीज़ों को आपके साथ शेयर करना। तो कभी भी मौका मिले तो उस कंपनी के ऊपर रिसर्च करके आप ज़रूर स्टडी करके कुछ डिसीजन लीजिए। और प्लीज़ आपका जो एडवाइज़र है उसके साथ बातचीत करके ही काम करना। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है टीसीपीएल। देखिए टीसीपीएल जो है वो एक पैकेजिंग कंपनी है। पैकेजिंग इंडस्ट्रीज बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है क्योंकि देखिए कोई भी प्रोडक्ट आप बाहर से खरीदारी करें उस सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर पैकेजिंग होना बहुत जरूरी है क्योंकि विदाउट पैकेजिंग मतलब वो बेचा नहीं जाएगा। दूसरी बात, पैकेजिंग के ऊपर डिपेंड करके ही लोग कस्टमर उस प्रोडक्ट को खरीदारी करते हैं क्योंकि प्रोडक्ट्स के जो पैकेजिंग है उस पैकेजिंग का जो डिज़ाइन है, उसका जो प्रेजेंटेशन है, उस प्रेजेंटेशन के ऊपर लोग कस्टमर उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा माल को खरीदारी करते हैं। अंदर क्या है वो कुछ उतना इम्पोर्टेंस नहीं होता है अभी। फिलहाल के लिए कस्टमर का जो प्रोडक्ट्स है, उस प्रोडक्ट का जो डिज़ाइन है उसी देखकर लोग खरीदारी कर लेते हैं। जैसे देखिए इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, हॉर्लिक्स वगैरह, कॉम्प्लान, साथ ही साथ केलॉग्स चोको, कॉर्नफ्लावर सॉरी कॉर्नफ्लेक्स, नेस्ले का जो नान है, उसके साथ-साथ फेयर एंड लवली, कोलगेट्स, तो कितने बड़े-बड़े ब्रांड के साथ कंपनी काम करते हैं आप देख सकते हैं। तो सर्फ एक्सेल से लेकर, तो इसका मतलब इसका कस्टमर बेस बहुत स्ट्रांग है क्योंकि इसका जो लिस्ट है अब लंबा लिस्ट देखने को मिलेगा। तो कंपनी हर कैटेगरीज के प्रोडक्ट का जो पैकेजिंग का मतलब काम है कंपनी करते हैं। चाहे वो फिनोलेक्स का केबल्स का बॉक्स हो, चाहे वो कोई खाने पीने का चीज़ हो, चाहे वो कोई अल्कोहल्स हो, उसका भी पैकेजिंग कंपनी करते हैं। जैसे रॉयल स्टैग, उसके इस तरीके से प्रोडक्ट का ऊपर भी कस्टमर इसके पास है। जैसे आप देखेंगे तो इसका कस्टमर बेस देखेंगे तो गोदरेज है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, उसके साथ-साथ आप देखेंगे तो कोलगेट पामोलिव है, सन फार्मा भी इसका कस्टमर है। उसके साथ-साथ देखिए एवोड भी इसका कस्टमर है, नेविया, जीएसके, उसके साथ-साथ आप देखेंगे तो अ, मोंजिलिस भी इसका कस्टमर है, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, साथ ही साथ नेस्ले इंडिया, ये भी इसका कस्टमर है, आईटीसी, सिप्ला, उसके साथ-साथ देखिए जो मैरिको जो कंपनी है, फिलिप्स मॉरिस जो है वो भी इसका कस्टमर है। साथ ही साथ आप देखेंगे तो कितने सारे वीटीसी इसका कस्टमर है जो सिगरेट बनाने कंपनीज़ है, अल्कोहल बनाने वाला कंपनीज़ है, वो भी इसका आप देख सकते हैं रेडिको जो अल्कोहल बनाने वाला कंपनी है, वो भी इसका कस्टमर है। तो कस्टमर बेस बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी रॉकेट बनेगा। तो आपको कंपनी के बिज़नेस के ऊपर स्टडी करके काम करना पड़ेगा। कंपनी का हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि पैकेजिंग इंडस्ट्रीज़ खत्म नहीं होगा, इसका डिमांड और भी बढ़ने वाला है क्योंकि जितने सारे मार्केट में प्रोडक्ट आएगा, तो वो हमेशा पैकेजिंग के ऊपर ही ध्यान देंगे। तो पैकेजिंग का जितना ग्रोथ होगा, मतलब जितना डिमांड होगा, उसी तरीके से वो कंपनी का ग्रोथ होने वाला है। देखिए, अभी कंपनी तो फ़ोन्स के ऊपर भी पैकेजिंग का जो कवर है, वो भी बना रहा है। तो कंपनी के फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में बात करूँ, तो ध्यान दीजिएगा, कंपनी के जो सेल्स का डेटा है, वो कुछ रेवेन्यूज़ का डेटा अलग लेवल का ग्रोथ हुआ। 2021 से 900 करोड़ था, अभी बढ़ के 1400 करोड़ बन चुके हैं। प्रॉफिटेबिलिटी कितना हुआ? तो 2021 में 33 करोड़ के आसपास था, वो बढ़ के हो चुके कितना? 110 करोड़। तो अलग लेवल का ग्रोथ देखने को मिला। नेटवर्क के बारे में बात करूँ, तो कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी 240 करोड़ से बढ़ के हो चुके 450 करोड़। तो कंपनी किस तरीके से ग्रोथ किया आप देख सकते हैं। तो कहने का मतलब है, कंपनीज़ के ऊपर आपको रिसर्च ज़रूर करना पड़ेगा क्योंकि कंपनी बहुत छोटा है, 2000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। और इसका पी रेशियो एकदम सस्ते में है, आरओ ठीक है, इनकम भी है, प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी है। हाँ, डेप्थ थोड़ा-सा ज़्यादा है। अभी डेप्थ इतना कितना क्यों लिया गया, उसके बारे में कारणस भी दिखा देता हूँ। देखिए, कंपनी आज तक की पीछे मुड़ के नहीं देखा, कंटिन्यूअसली खुद का प्रॉफिटेबिलिटी लगातार बढ़ाते चले गए।
और कंपनी हर साल में प्रॉफिट को जनरेट किया अलग लेवल का। तो यही कंपनी के लिए एक प्लस पॉइंट है। और दूसरी बात, कंपनी का देखिए सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटी और परसेंटेज ऑफ रिटर्न, तो हर चीज आपको बेस्ट लेवल में देखने को मिलेगा। और कंपनी के जो कर्जा है वो कितना है, 540 सॉरी 550 करोड़ के आसपास। कंपनी को कितना ट्रेड रिसीव हुआ, कंपनी को प्रोजेक्ट मिला करीबन 320 करोड़। और कंपनी को कितना पैसा देना बाकी है कस्टमर को, वो है 100 मतलब चलो 150 करोड़ के आसपास मैं मान ही लेता हूँ। 150 और 320, तो एटलीस्ट देखा जाए तो 470 करोड़ के आसपास कंपनी के हाथ में पैसा होना चाहिए था। तो एक्चुअली पैसा कितना है, 110 करोड़, और हाथ में कैश कितना है, 29 करोड़। तो इसीलिए कंपनी ने कर्जा उठाया, क्योंकि कंपनी के जो हाथ में 570 करोड़ होना चाहिए था बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए, उतना पैसा नहीं है। तो इसलिए कंपनी कर्जा उठाया। तो कोई बात नहीं, कंपनी के डिटेल्स तो ठीक है। और कंपनी का इसके ऊपर देखिए इंस्टीट्यूशन भी धीरे धीरे करके खुद का होल्डिंग्स को इंक्रीज कर रहा है। तो चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो कोविड के टाइम में इस कंपनी का हालत खराब हो गया था। कोविड के बाद कंपनी पीछे मुड़ के नहीं देखा। कंटिन्यूअसली कंपनी क्या कर रहा है, आप देखेंगे तो जर्नी जो है वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1100% के आसपास रिटर्न दे चुके हैं। तो बहुत सारे लोग मुझे ये कमेंट्स करेंगे कि सर इतना बड़ा तो रिटर्न हो चुके हैं, तो क्या और रिटर्न मिल सकता है? देखिए कंपनी का परफॉर्मेंस के ऊपर मेरे ओपिनियन आपको बता रहा हूँ कि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है उस बेसिस में देखा है तो आगे चल के और भी ज़्यादा ग्रोथ होने का चांसेस देखने को मिल सकता है। क्योंकि कंपनी के जो बिजनेस मॉडल्स है और प्रोडक्ट्स का जो मॉडल्स है वो कंपनी को आगे बढ़ने के लिए बहुत हेल्प कर सकते हैं। बाकी आप समझदार हैं, समझदारी से जरूर काम करिएगा। तो वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करिए, दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। धन्यवाद।